राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सेशन में अपना जो टॉपिक रहने वाला है LDC और CET भर्ती 2026 का जो अपन साइंस का कोर्स कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज अपन बहुलक का चैप्टर लेंगे। जो RBSC जो ओल्ड चलती थी 2005-6 में की किताबें, उनसे करते हैं अपन सिलेबस को और क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, उनके ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी वहीं से आ सकते हैं। आज अपन करेंगे बहुलक को लेकर, ठीक है। तो जो भी साथी पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और LDC वाले साथी कंटिन्यू रूप से इस सीरीज से जरूर जुड़े हुए रहे, उनका साइंस का जो भी फोबिया है वो दूर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, अन्य साथियों तक शेयर कर देना। ऑथेंटिक जो बुक है RBSC, पुरानी RBSC, अभी वाले RBSC नहीं, पुरानी RBSC 2006 और 7 से में जो एडिशन चलते थे वो वाला एडिशन है। क्यों? क्योंकि LDC के अंतर्गत जो लिया गया पोर्शन है वो वहीं से सिलेबस उठाया गया है। तो कल वाले सेशन में अपन ने कार्बन और उसके यौगिक दिए, उसी चैप्टर के अंतर्गत अपने को बहुलक और साबुन और अपमार्जक बता रखा है, तो उसी को कंटिन्यू आज ही इसमें करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट करना और अन्य साथियों तक शेयर करना। अब अपन क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपन बहुलक। नाम में ही क्या है, बहुलक यानी पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉली यानी बहुत सारे और मर यानी क्या होता है, इकाइयां। पॉलीमर बहुत सारी छोटी इकाइयां मिलकर, बहुत सारी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बहुलक कहते हैं। बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, पॉलीमर यानी बहुलक कहते हैं। बहुलक उच्च अणुभार वाला वह यौगिक है जो एक या एक से अधिक प्रकार के कम अणुभार वाले छोटे छोटे अनेक अणुओं के संयोग से बनता है। यानी बहुलक एक उच्च अणुभार वाला एक यौगिक है जो छोटे छोटे अणुओं से मिलता है। प्रकृति में कई बहुलक यौगिक जैसे रबर है, स्टार्च है, सेलुलोज है, रेंजीन पाए जाते हैं। इसका मतलब ये कैसे हैं, प्राकृतिक बहुलक है। कौन है? रबर है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, रेंजिन है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है जो हमारे दैनिक जीवन में काफी उपयोगी भी है। इनके अतिरिक्त मनुष्यों द्वारा भी कृत्रिम रूप से कई बहुलकों का निर्माण किया जाता है, उन्हें अपन संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जो प्रकृति से अपने को प्राप्त हो जाते हैं वो प्राकृतिक बहुलक है, जैसे सेलुलोज है अपना, रेंजिन है अपना, रबर है, ये सारे के सारे स्टार्च हैं। और संश्लेषित बहुलक जिनको मानव बनाता है, यथा संश्लेषित रबर है, कृत्रिम रेशे हैं, प्लास्टिक है, रेंजिन है आदि इसके उदाहरण हैं। अपन पहले चर्चा करेंगे कृत्रिम रेशे, यानी वे रेशे जो मानव के द्वारा निर्मित है, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है नायलॉन 66, जिसको नायलॉन 66 कहते हैं। नायलॉन 66 से याद रखना इसको आप, नायलॉन 66। ये किससे बन के मिलता है? तो हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन। सबसे पहले तो ये याद रखना आपको, क्या? हेक्सा मेथिलीन यानी हेक्सा मेथिल समूह है। डाईएमीन, दो, डाई का मतलब क्या होता है? दो। डाई का मतलब क्या होता है? दो होता है साइंस की भाषा में। ट्राई का मतलब तीन। तो दो एमीन समूह जुड़ा हुआ है, यानी NH3, 6 कार्बन परमाणु और ADP कम्ल, दोनों एकलक इकाइयां आपको याद रखनी है। हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन और ADP कम्ल, दोनों में 6-6 कार्बन है। दोनों में कितने कितने कार्बन है? 6-6 कार्बन है, जिसके आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? नायलॉन 66 पड़ा है। हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन और ADP अम्ल के संयोग से क्या बनता है? नायलॉन 66 की इकाइयों के संघनन से बनता है, इसलिए इसे नायलॉन 66 कहते हैं। इस बहुलक में एमाइड बंध, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और NH के बीच एमाइड की उपस्थिति के कारण ये पॉली एमाइड बहुलक कहलाता है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पॉली एमाइड बहुलक है? तो नायलॉन 66 क्या है? पॉली एमाइड है। नायलॉन 6 भी पॉली एमाइड है। ध्यान रखना, ये पॉलीएस्टर नहीं है, ये क्या है? पॉली एमाइड है।
जैसे यहाँ से देख रखा है आपको एडीपी का अम्ल यानी 6 कार्बन, जिसमें से देखो CH2 कितने हैं, 4 है। CH2 ये ऐसे लिखा हुआ है CH2 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 4 CH2, फिर C डबल बॉन्ड O OH ऐसे लिखा हुआ है ये, और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O और इधर क्या लिखा हुआ है OH लिखा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, इसलिए इसका नाम क्या है, एडीपिक अम्ल है। यहाँ से CH2 CH2 ऐसे करके कितने टोटल 6 है, और इधर यदि अपन बात करें तो एमीन डाई, तो यहाँ NH2 यहाँ NH2, मैंने उस समय NH3 बोला था लेकिन एक NH3 हाइड्रोजन के संयोग से हो गया, तो यहाँ क्या लगेगा, NH2 लगेगा। क्लियर है, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 ही संयोजकता की आवश्यकता पड़ती है जबकि कार्बन को 4 की। तो यहां से जब अपन क्या करेंगे, यहां से टूटेगा तो ये OH बाहर निकल जाएगा, यहां से OH बाहर निकल जाएगा। ये OH किसके साथ में क्रिया करेगा, इस NH2 के साथ में क्रिया करेगा, और यहां से एक H निकल जाएगा तो OH अलग से बन के H2O बन जाएगा। और यहां से क्या बना, CO, तो OH को तो निकाल दिया, तो लास्ट में क्या बचा, CO, ये रहा CO, फिर CH2 सारे के सारे, फिर यहां से OH तो निकल गया, क्या बचा, CO बचा, तो ये रहा CO। यहां से केवल H निकलेगा तो ये NH आ गया, CH2 यहां से H निकलेगा NH2, यानी पॉली एमाइड बहुलक नाइलॉन 66। सर आपने ये क्या रामायण दड़ी, हमें समझ में नहीं आई, आप अच्छे से हमें समझाओ। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां देखना, सबसे पहले उसने क्या कहा, हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन, कौन सा एमीन, डाईएमीन, प्लस में एडीपिक अम्ल, प्लस में कौन सा अम्ल, एडीपिक अम्ल। लो जी, हेक्सा का मतलब क्या बताया था कल ही मैंने, हेक्सा का मतलब होता है 6, हेक्सा का मतलब प्यारे विद्यार्थियों कितना होता है, 6। तो हेक्सा मेथिलीन समूह है, यानी CH3 होता है मेथिल, लेकिन अपने को CH2 ही लेने हैं, 6 लेने हैं, तो क्योंकि CH2 से संयोजनता हो जाती है, ये CH2 कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए ना, हेक्सा लेने फिर 5 और ये 6 हेक्सा मेथिलीन हो गए। इसके लगनी है डाईएमीन, यानी यहां से क्या लगेगा, NH2 और यहां से क्या लगेगा, NH2। क्लियर हो गया। इससे संयोग कौन करेगा, प्लस होगा एडीपिक अम्ल, कौन सा अम्ल, एडीपिक अम्ल। तो एडीपिक अम्ल का क्या होता है, CH2 यहां COOH होता है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड O और OH, यहां से मैं लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड O और OH, ये 4 संयोजकता हो गई, 1 2 3 4 कंप्लीट है। ये जब संघनन करवाएंगे अपन, क्या करवाएंगे, संघनन करवाएंगे, यहां से OH निकल जाएगा, यहां से कौन निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, यानी यहां से सिंगल ये केवल बंध निर्माण करने के लिए रहेगा। यहां से OH निकल गया तो एक H से क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, इसलिए यहां से क्या निकल जाएगा, NH2 का मतलब यहां से थोड़ा सा मैं इसको देखो ऐसे लिख देता हूं, NH और यहां से एक H को अलग लिख देता हूं, ये H बाहर निकल जाएगा, इस OH के साथ जुड़ जाएगा, यहां से भी एक H बाहर निकल जाएगा, OH के बाहर निकल जाएगा। ऐसा एक अणु नहीं होता, बहुत सारे अणु होते हैं, तो इसके भी N अणु है, इसके भी N अणु है, तो खूब सारे H2O बाहर निकल जाएगा। तो इससे अभिक्रिया जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, तो इससे अभिक्रिया में यानी ये आपका NH2O तो बाहर निकल जाएगा प्लस में। अब देखो ये इसको केवल जोड़ना है, आपको केवल इसको क्या करना है, जोड़ना है। ये कैसे जुड़ेगा, ये CO ही बचेगा। अब तो सबसे पहले क्या बचेगा, CO, फिर ये कितने 1 2 3 4, तो मैं एक साथ लिख देता हूं CH2 का 4, ठीक है, प्लस में। अब ये CO के ये देखो यहां से OH निकला तो ये बंद बना हुआ रह गया, तो ये बाहर की ओर बंद रह जाएगा, प्लस में यहां से भी क्या रहेगा, CO ही रहेगा, ये C ऐसे भी लिख सकते हो डबल O, ठीक है। अब यहां से भी ये बंद बचा हुआ, ये बंद इस वाले बंद के साथ में जुड़ेगा, तो ये जुड़ के क्या बन जाएगा, NH, फिर में CH2 कितने 6, तो यहां पर CH2 मैंने कितने लिख दिए 6। अब यहां से NH रहेगा, यहां से क्या रहेगा, ये लास्ट में रहेगा आपका NH, और इसके भी एक बंद ऐसे बना हुआ रहेगा, और इसके साथ में होल ब्रैकेट में क्या लिख देंगे N, कैसे कितने अणु हो जाएंगे, N अणु। तो अब इसका नाम क्या बना, ये बन गया एक पॉलीएमाइड, सॉरी ये वाला क्या बन गया है कि
पॉलीएमाइड बन गया, पॉलीएमाइड बन गया, क्योंकि यहाँ CO बंद है जिसका मतलब ये एमाइड हो गया। तो ये एमाइड बंद के कारण पॉलीएमाइड कहलाता है, जिसका नाम इसमें 6 कार्बन और 6 कार्बन हो गए तो नाम क्या हो गया, नाइलॉन 66। बताओ, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से समझा दी इसकी। तो चलते हैं अब आगे। नायलॉन का गलनांक उच्च होता है इस नायलॉन 66 का, तथा इसके रेशे काफी मजबूत होते हैं। ये कई विलायकों में अघुलनशील होते हैं। गलनांक क्या होता है, गलनांक प्यारे विद्यार्थियों उसका उच्च होता है, रेशे काफी मजबूत होते हैं और कई विलायकों में ये अघुलनशील होता है, मतलब घुलता नहीं है। विलायक तो जानते हो, एक तो होता है विलेय जो घुल जाता है, एक होता है विलायक जो घोलता है। इसका उपयोग टायर, कपड़े, रेसे, रस्सियां, ब्रश आदि बनाने में, मशीनों में गियर बोरिंगे बनाने में। तो ये मैंने पूरी स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझा दी। उसके बाद में है टेरिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टेरिलीन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है एथिलीन ग्लाइकोल, ध्यान रखना, इनके नाम याद रखना। टेरिलीन किससे बनता है, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरेथेलिक अम्ल के संघनन से प्राप्त होता है। यह है टेरेथेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टेरेथेलिक अम्ल। ये बेंजीन, यहां से वही COOH, ठीक है, COOH। एथिलीन ग्लाइकोल CH2 के साथ में कौन सा है, OH है। यहां से क्या निकलेगा, H निकाल दो, और यहां से क्या निकाल दो आप लोग, OH को निकाल दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से OH निकल जाएगा, तो ये C के बंद OOH, बेंजीन का बेंजीन, COOH, H से निकल जाएगा तो केवल O बचेगा, O इससे जुड़ जाएगा, CH2 और OH में से H निकल जाएगा तो केवल O दूसरे के साथ में ऐसे खूब सारे अणु और H2O बाहर की ओर निकल जाएगा। बस बहुत शानदार टॉपिक है ये, गजब का है। याद आपको इतना ही रखना है कि नाइलॉन 66 किससे बनता है, हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल से। और टेरिलीन किससे बनता है, टेरिलीन, से टेरेथेलिक अम्ल के साथ में क्या बनाना है, एथिलीन ग्लाइकोल। नाम में क्या, एथिलीन, मेथ एथ, एथिलीन का मतलब 2 कार्बन होने चाहिए और केवल OH समूह है। चलते हैं आगे। पॉलीएथिलीन टेरेथेलिक बहुलक इसका निर्माण हो गया। पॉली का मतलब बहुत सारे, टेरेथेलिक बहुतर, जिसे टेरिलीन अपन कहते हैं। टेरिलीन में कई गुण पाए जाते हैं, यथा अल्पनामी अवशोषण, सिकनरोधी, सूर्य तथा मौसम के प्रति ये प्रतिरोधी होते हैं, शुष्क व गीली अवस्था में भी अपनी आकृति बनाए रखना आदि। अतः इनसे वस्त्रों के रेशे बनाए जाते हैं। इसे डेक्रोन भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं, डेक्रोन भी बोलते हैं। उसके बाद में है रेयोन। यह पुनः निर्मित सेल्यूलोज है। पुनः निर्मित एक क्या है, सेल्यूलोज है। आपको पूछा जा सकता है रेयोन की एकलक इकाई क्या है, सेल्यूलोज। रेयोन बनाने के लिए कागज को मतलब क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज। कागज का मतलब वृक्षों का गद्दा को सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर साफ किया जाता है। सबसे पहले सेल्यूलोज होता है, इस सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के विलयन में भिगोकर साफ किया जाता है। अब इसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में विलय कर सेल्यूलोज का एक विलयन प्राप्त किया जाता है। इस विलयन को महीन छिद्र में से प्रवाहित कर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ा जाता है, H2S में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में छोड़ा जाता है, जिससे रेयोन के महीन चमकदार रेशे बनते हैं, जिसका उपयोग वस्त्र, धागे, दरियां आदि बनाने में। ये ध्यान रखना। देखो रेयोन शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ रेयोन कैसे प्राप्त होता है। रेयोन की आपको एकलक इकाई पूछे तो आप बता देना सेलुलोज। सबसे पहले सेलुलोज को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक विलयन लेते हैं, उससे इसको साफ करते हैं। फिर साफ किए हुए सेल्यूलोज को किस में मिलाते हैं, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के अंतर्गत इसको मिलाते हैं। फिर मिलाने के बाद में इसको एक महीन छिद्र वाली छलनी से इसको किस में छोड़ा जाता है, तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल में यानी H2SO4 में छोड़ा जाता है, तो रेयोन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में है प्लास्टिक।
उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिक। सामान्यतः प्लास्टिक उन पदार्थों को कहा जाता है जिन्हें इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार के सांचों में ढाला जा सके। मुख्य प्लास्टिक बहुलक निम्न है। पॉलीएथीन, नाम ही क्या है, पॉली। पॉली का मतलब तो मैंने शुरू में ही बता दिया, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। और यहां पर क्या लिख रखा है, पॉलीएथीन, खूब सारे एथीन होंगे। उच्च ताप तथा दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी कैटेलाइज की उपस्थिति में एथीन के बहुलकीकरण, बहुलकीकरण का मतलब बहुत सारी एथीन जुड़ती रहेगी, से पॉलीएथीन प्राप्त होता है। यह लचीला तथा सुदृढ़ प्लास्टिक है। यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 के खूब सारे ले लोगे तो कैटेलाइज की उपस्थिति में इसका उपयोग थैलियां, सांचे से डली हुई वस्तुएं, पाइप, ट्यूब, बोतल आदि बनाने में किया जाता है। सर हमें ये रामायण समझ में नहीं आई, क्या था? देखो बच्चों, रामायण ये थी कि नाम क्या है, पॉलीएथीन। क्वेश्चन आएगा पॉलीएथीन की एकलक इकाई क्या है, तो पॉली को हटा देना। जिनके भी आगे पॉली लगा हुआ है उसमें से पॉली को हटाना, तो बची क्या, एथीन। आप सभी जानते हो एथीन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके कितने अणु लेने हैं सर, खूब सारे अणु लेने हैं। ये अणु उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनित होंगे तो ये बंध टूटेगा, तो ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। वैसे बंध इधर से टूट के इधर लग जाता है, कोई फर्क नहीं आएगा, और खूब सारे एन अणु बन जाएंगे। यही नाम क्या है, पॉलीथीन है। बस यही नाम क्या है, पॉलीथीन है। बस कहानी खत्म। वैसे डबल बॉन्ड टूटेगा ना, हाँ यहाँ से टूटेगा, मैंने डबल बॉन्ड वापस लगा दिया, लेकिन वो आगे जाके बनेगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ कौन सा बंद आएगा, सिंगल बंद आएगा, क्योंकि ये यहाँ से टूटेगा और तो संघनन में होगा नहीं। एक अणु यहाँ से टूटेगा, एक अणु यहाँ से टूटेगा, तो इधर ऐसे लाइन बना लेगा, इधर लाइन बना लेगा, इसलिए ये द्विबंध यहाँ से टूट जाएगा गर्म करने से। फिर है पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC। नाम पूछे, पॉलीवाइनिल क्लोराइड की एकलक इकाई कौन होगी, पॉली को हटा दो, क्या बचेगी, वाइनल क्लोराइड। यह वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। किससे, वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से। सर ये वाइलिन क्या है, देखो वही एथीन है, इसके केवल एक क्लोरीन एक्स्ट्रा जोड़ना है, जितने में वाइलिन हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इससे क्लोरीन जोड़ दो, ये एक्स्ट्रा चला गया थोड़ा सा, इसके क्या जोड़ दो, क्लोरीन। अब क्लोरीन जोड़ोगे तो 2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, हाइड्रोजन केवल क्या रहेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा केवल CH। हाइड्रोजन कितना रहेगा, CH। अब इसका सेम वही क्या करवाना है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनन करवाओगे तो ये द्विबंध यहाँ से टूट जाएगा। बस कहानी खत्म। क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से CH, ये इधर और ये सीधे, बस N हो गया। इसी को बोलेंगे पॉलीवाइनल क्लोराइड। ये लो कहानी खत्म। ये रहा CH2 CH Cl बहुलकीकरण से ये द्विबंध को तोड़ना है, बस ये बन गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब क्लोरीन। इसका उपयोग बरसाती कपड़े, थैले, जूते, चप्पल, अस्पताल की चादरें, खिलौने, पाइप, विद्युत रोधी परतें, फोनोग्राम की रिकॉर्ड आदि बनाए जाते हैं। फिर है आरलोन। फिर क्या है, आरलोन। ये इंपॉर्टेंट है, आरलोन क्या है। शायद पिछली बार तो ये नाइलॉन 66 पूछा था LDC के अंतर्गत। तो आरलोन का नाम क्या है, इसको पान बोलते हैं शॉर्टकट में, पान। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जिसमें से पी को हटा दो, एकलक इकाई क्या बचेगी, एक्रिलोनाइट्राइल। यह वाइनिल साइनाइड से बनाया जाता है, जिसे पॉलीवाइनिल साइनाइड या पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, मूल नाम ये है एक्रिलोनाइट्राइल या साइनाइड भी कह सकते हो। यहाँ साइनाइड का मतलब CN जुड़ता है, यहाँ नाइट्राइल का मतलब है केवल नाइट्रोजन समूह जुड़ता है। एक्रिलो कैसे बताऊं इसकी विक्रिया, यही बता देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH क्या जुड़ेगा, एक्रिलोनाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब यहाँ जुड़ेगा CN। हो गया काम। इसके कितने अणु ले लिए अपन ने, N अणु ले लिए। कितने अणु ले लिए, N। जैसे ही इसका बहुलकीकरण करवाएंगे क्या बनेगा, द्विबंध टूट जाएगा, CH2, उसके बाद में CH। ये टूटने वाला बंद एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, इसलिए मैंने इधर ये देखो लाइनें खींची है। और नीचे क्या है, साइनाइड समूह जुड़ा हुआ है। इसके कितने अणु, N अणु। बस पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन गया, जिसे साइनाइड भी बोलते हैं। ये लो जी कहानी खत्म। बहुत आसान है। इसका उपयोग स्वेटर, बाथिंग सूट, ऊन जैसे तनु जिसमें तकिया गद्दे आदि बनते हैं।
फिर अगला पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट, इसमें से भी पॉली को उठा दो, इसे मेथिल मेथ एक्रिलेट के बहुलीकरण से बनाया जाता है। वही समूह है CH2 डबल बॉन्ड C। अब की बार केवल जो H था वो हट गया। अब की बार क्यों? क्योंकि यहाँ कौन जुड़ गया? एक C समूह जुड़ गया। ये कैसे बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C, उसके बाद में COOCH3। अब वास्तव में ये ऐसे नहीं है, इसको मैं तोड़ता हूँ। देखो CH2 डबल बॉन्ड C, इसके साथ में एक तो जुड़ेगा डबल बॉन्ड से O, सॉरी डबल बॉन्ड से O तो क्या जुड़ेगा? रुक जा, यहां से क्या जुड़ेगा? COOCH3 तो अलग से, मेथिल समूह अलग से जुड़ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 बंद हो गए, तो यहां से इसके N अणु ले लो। बस इस द्विबंध को तोड़ना है, एक इधर लाइन खींच देंगे, एक इधर लाइन खींच देंगे। ये देखो C के एक लाइन इधर CH2 के, द्विबंध टूट गया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। बस पॉलीस्टाइरीन, सॉरी यह कठोर तथा पारदर्शी होता है। इससे कारों के लाइट के कवर तथा आकर्षक साइन पट बनाए जाते हैं। इसका उपयोग लेंस, रोशनदान, वायुदान की खिड़कियों आदि में कांच के रूप में प्रयुक्त होता है। उसके बाद में पॉलीस्टाइरीन, उसके बाद में क्या है आपका? पॉलीस्टाइरीन। यह स्टाइरीन के बहुलीकरण से, उसी पॉली को उठा दो, स्टाइरीन के बहुलीकरण से जुड़ता है। स्टाइरीन क्या होती है? वही मेथिल समूह है, CH2, फिर एक बार डबल बॉन्ड, फिर CH, यहाँ पर C2H5। बस इसका बहुलकीकरण करवा दो, इस द्विबंध को तोड़ दो इधर और इधर, क्या बनेगा? CH2, यहाँ पर CH, ये चला जाएगा नीचे, C6H5, ये गलत लिख दिया भाई, C6H5 आएगा, C6H5, C6H का 5, और इसके कितने अणु? N अणु। बस स्टाइरीन हो गया। स्टाइरीन ये है बेंजीन। ये कौन सा समूह है आपका? बेंजीन समूह है प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा समूह है? बेंजीन। इसका उपयोग बोतलों के ढक्कन, छोटे रेडियो के कैबिनेट, रेफ्रिजरेटर के भाग, कंघियां, खिलौने, दीवारों की टाइल्स, चाय के कप, पैकिंग सामग्री आदि बनाए जाते हैं। उसके बाद में आता है रबर। प्राकृतिक रबर एक वृक्ष से द्रव प्राप्त होता है जिसे रबर क्षीर या लेटेक्स कहते हैं। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं LDC के लिए। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। CH2CH, CH2CH3, इसी को बोलते हैं आइसोप्रीन। यहां से देखो होना कुछ नहीं होता, द्विबंध टूटा जाता है। ये द्विबंध यहां से टूट के ये लाइन इधर और ये इधर, ये यहां से टूट के यहां, अब ये द्विबंध यहां से टूट के यहां गया, बस कहानी खत्म। CH2CH डबल बॉन्ड यहां आ गया बीच में, इसी को बोलते हैं रबर। ध्यान रखना, इसका आपको ये जरूर पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन होता है, एकलक इकाई कौन है? तो आइसोप्रीन। ध्यान रखना, आइसोप्रीन का सूत्र भी पूछा जा सकता है। CH2, उसके बाद में डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल CH2 और CH3। लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाकर उसे ठोस में बदला जाता है। सबसे पहले जो लेटेक्स होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? एसिटिक अम्ल मिलाकर ठोस में बदलते हैं। इस प्रकार प्राप्त रबर से परिष्कृत उत्पाद नहीं बनाए जा सकते क्योंकि यह अत्यंत प्रत्यास्थ होता है और इसकी तनन सामर्थ्य भी कम होती है। अतः इसकी गुणवत्ता बढ़ाने एवं तनन सामर्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए इसमें सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है। इस क्रिया को वल्कीकरणीकरण कहते हैं। इससे प्राप्त रबर कठोर, अप्रत्यास्थ एवं कम लचीले, कम घिसने वाले होते हैं। तो रबर का वल्कीकरण करने के लिए उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? सल्फर गैस मिलाई जाती है। इसका उपयोग टायर और ट्यूब बनाने में। उसके बाद में आते हैं संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर का मतलब कृत्रिम रबर जो बनाए जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब जर्मनी को प्राकृतिक रबर देना बंद कर दिया तो वहां के वैज्ञानिकों ने रबर के नए साधन खोजने का प्रयास किया तथा 2,3-डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन का बहुलकीकरण रबर जैसा एक पदार्थ प्राप्त किया गया। इसके लिए 2,3-डाइमेथिल, 2 और 3 पर तो डाइमेथिल होनी चाहिए, 1,3-ब्यूटाडाइन को CO2 के वातावरण तथा सोडियम के द्वारा उत्प्रेरित कर रबर जैसा प्राप्त किया गया जिसे ब्यूना नाम दिया गया। इसमें ब्यूटाडाइन तथा ना सोडियम उत्प्रेरक को इंगित करता है। औद्योगिक दृष्टि के बाद कई संश्लेषित रबर निर्मित किए गए जैसे ब्यूना S और ब्यूना N। ब्यूना S का मतलब स्टाइरीन आ जाएगा, N का मतलब नाइट्राइल आ जाएगा, बस इतना ही है। ब्यूटा का मतलब ब्यूटाडाइन
एवं फेनिल एथिल बोल दो या स्टायरीन बोल दो, क्योंकि स्टायरीन आया था उस समय C6H5 जोड़ा था मैंने। स्टायरीन के लिए क्या जोड़ा था? C6H5, जिसको अपन क्या बोल देते? फेनिल एथिलीन बोल देंगे। और ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल्स के ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्यूनाएस किससे बनता है? 1,2 ब्यूटाडाइन प्लस के अंतर्गत आपका कौन आ जाएगा? फेनिल एथिलीन, ओ एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये नाम तो सेम ऐसे आएगा, 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है। इसका उपयोग पेट्रोल के नल, तेल की टंकियां, टायर एवं ट्यूब, चिकित्सा के उपकरण, जूतों के तले आदि बनाने में नियोप्रीन रबड़ का उपयोग अधिक मजबूती के कारण गैस्केट बनाने में किया जाता है। इसके बाद में इस चैप्टर में साबुन और अपमार्जक जो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अपन अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इसी से संबंधित और बता देता हूँ कि जो आपका बहुलक वाला पोर्शन है, किताब में इतना ही दे रखा है, लेकिन यहाँ से एक थोड़ा सा और अलग से आता है। एक उदाहरण आता है ताप, दृढ़ और टेफ्लॉन का। एक क्वेश्चन आता है टेफ्लॉन का उपयोग किसमें होता है? टेफ्लॉन का उपयोग, हालांकि इनकी एक अलग से क्लास, अभी तो मैं एनसीईआरटी को करा रहा हूँ। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक सतह वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। नॉन स्टिक सतह वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। बर्तन बनाने में किया जाता है, एक तो ये बात याद रखना, किया जाता है। एक होता है ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक, इसका एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक वह बहुलक होता है जो क्या करता है? ताप दृढ़ बहुलक वह बहुलक होता है जिसको गर्म करने पर और ज्यादा कठोर हो जाता है, जिसका उदाहरण है बेकेलाइट। जिसका उदाहरण कौन है? बेकेलाइट है। इस बेकेलाइट का जो उपयोग किया जाता है, इस बेकेलाइट का जो उपयोग किया जाता है, वो उपयोग किया जाता है विद्युत के उपकरण बनाने में। विद्युत के उपकरण बनाने में, के उपकरण बनाने में, उपकरण बनाने में किया जाता है, में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य लिखे मैंने यहाँ लिखा है कि टेफ्लॉन क्या होता है। तो इस टेफ्लॉन का उपयोग होता है, वो होता है नॉन स्टिक सतह वाले बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का उपयोग। और एक ताप दृढ़ बहुलक होता है जिसे ताप सुनम्य भी कहते हैं। सॉरी, ताप सुनम्य, सॉरी सुनम्य नहीं, ताप दृढ़। ताप दृढ़ तो हो ही गया ना, सॉरी हिंदी तो लिखी दी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक का एक उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है बेकेलाइट, जिसका उपयोग विद्युत के उपकरण बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन इतना ही करेंगे। बहुलक वाला थोड़ा सा पोर्शन और रहेगा जिसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपन कर लेंगे। ये केवल मैंने यहाँ से आपको आरबीएससी की जो किताब में इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई थी वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से करवा दी। सबसे पहले मेरा टारगेट आरबीएससी को कवर करना है कि आरबीएससी का कोई भी तथ्य नहीं छूटे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपकी नज़र में जो भी साथी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दे। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।